हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, प्री का पेपर ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है। बहुत लोगों ने मुझे क्वेरी की थी कि सर मेन से रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उन्हीं सब रिक्वेस्ट को लेते हुए और आगे पे अभी जो मेंस का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 2019 का, उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। किस तरीके से आप लोगों को मेंस को लिखना है, बेसिकली क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत लोगों ने बोला था कि सर हमारे इतने मार्क्स आते हैं, मैंने इतना रिटर्न एग्जाम अपीयर हुआ था, अटेम्प्ट किया था, बट मुझे स्कोर नहीं आया था। तो रीजंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने भी इससे पहले भी एग्जाम दिया होगा, अगर वो फिर से प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं अभी 2019 का, अगर वो वीडियो देखेंगे तो शायद उनको भी अपनी गलतियां समझ में आ जाएंगी कि शायद उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की होगी जिस वजह से उनको एग्जाम्स में कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब के लिए वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली जो मेंस के लिए अभी अपीयर होना चाहते हैं, जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने मेन से रिलेटेड आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि किस तरीके की गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के मेंस के एग्जाम में एसएससी जेईई के, उसमें आप लोगों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किस तरीके से एक पूरा डेकोरम मेंटेन करते हुए अपने पूरे के पूरे सॉल्यूशन को बनाना है, वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो एक टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा, दैट वाज रिगार्डिंग द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के मेंस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अच्छे मार्क्स हमको मिल सकते हैं, और उनमें भी जो लोगों का मिथ रहता है कि हमने ऐसा अटेम्प्ट किया था बट हमको स्कोर नहीं मिला, वो किस तरीके से हमको ओवरकम करना है, वो पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर अप होने वाला है। तो चलिए मैं इसमें बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम करते हैं कि ये आपको एक आंसर कॉपी मिली हुई है एसएससी के द्वारा। ठीक है, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक ब्लैंक शीट नहीं रहेगी, वो एक रूल पेजेस रहेंगे जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को लिखना है। सो लेट अस से ये आपका एक आंसर शीट की कॉपी है, जो एक लाइंस रहेंगे, ठीक है, रूल पेजेस जिसको हमको बोलते हैं, वैसा आप लोगों का रहेगा। अब न्यूमेरिकल में मैंने आप लोगों को चीज बताई थी, उसके कुछ एक दो स्टेप्स रहेंगे जो हमको यहाँ पे भी फॉलो अप करना है, बट ये थ्योरी है, वहां पे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल हमारे क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला होता है क्वेश्चन जो है आप लोगों को मेंशन नहीं करना है, दैट मीन्स क्वेश्चन आप लोगों को लिखना नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बट द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को सपोज ये आप लोगों की कॉपी है, अच्छा बेस्ट स्कोर के लिए जो एक राइटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूं। आंसर आप लोग मिडिल ऑफ द पेपर लिखिएगा। ठीक है, सो लेट अस से यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है। अब आंसर किसका है तो वो आपको रिफ्लेक्ट करना है फॉर लेट अस से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसके कौन सा डिवीजन है आपका, लेट अस से दिस इज ए। तो आप लोग आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2A का। ठीक है, तो पहली गलती ये आपको ओवरऑल, ठीक है, आंसर आप लोगों को सेंटर पे लिखना है आपकी कॉपी के। उसके बाद कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख रहे हैं उसको आंसर के सामने आप लोगों को डैश करके से शो करना है कि दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2A। ठीक है, न्यूमेरिकल में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे आप लोग जनरली क्वेश्चन कोई और लिखेंगे, सॉल्यूशन किसी और का बना देंगे अगर क्वेश्चन का, तो वो एक आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसमें आपको 0 मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली टॉपिक, ये वाली चीजें मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप की थी। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, जिसमें ये पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 आप लोगों का जो 0 मार्क्स वाला इशू है वो आप लोगों को फिर से बता देता, जो शायद ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, चैनल पे नए होंगे उनके लिए, कि जो एसएससी जेईई का आप लोग एग्जाम लिखते हैं उसमें अगर आप लोगों ने लैंग्वेज ऑफ योर राइटिंग द एग्जामिनेशन, जिस लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है उसमें सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन है, हिंदी एंड इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी वालों के लिए ऐसा है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या जो हिंदी में आंसर लिखना चाहते हैं, तो उनको
प्योर हिंदी में आपने आंसर लिखने हैं, ठीक है। टेक्निकल टर्म जैसे आप लोग लिखते हैं बेसिकली वैसा ही चलेगा। न्यूमेरिकल अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो डिजिट से आप लोग लिखेंगे, बट जो थ्योरेटिकल वाली चीजें होती हैं, ठीक है, थ्योरी या जो स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे वो आप लोगों को आइदर हिंदी में लिखना है या प्योर इंग्लिश में लिखना है। अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप करते हैं तो वहां पे आप लोगों को 0 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती अगर किसी ने की है पहले एग्जाम लिखने में और उसको 0 मिला है तो उसका पहला रीजन ये है। सेकंड रीजन 0 मार्क्स अलॉट होने का फ्रेंड्स ये होता है कि रिगार्डिंग जो आपने आंसर शीट में आप लोगों को कुछ डिटेल फिल करने बोला जाता है रिगार्डिंग योर रोल नंबर, ओके, योर स्ट्रीम, ठीक है, योर लैंग्वेज ऑप्शन। यहां पे आपको लैंग्वेज ऑप्शन फिल करने बोलेगा, वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो अगर आपने ये मिस्टेक भी यहाँ कर रखा है कि आपके किसी भी सपोज आपने जो रोल नंबर लिखा उसके डिजिट्स में या जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ आपने हिंदी सेलेक्ट किया बट आप आंसर इंग्लिश में लिख रहे हैं, या आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है आप आंसर हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी उस केस में आपको 0 मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी आप लोग आंसर लिखेंगे तो इसे एक लैंग्वेज में लिखना है, डिटेल्स आपको पूरी की पूरी सही फिल करनी है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने आंसर शीट पे। यहां मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये आपका पहला स्टेप है कि आपको इस तरीके से आंसर को लिखना है। सेकंड आ जाता है, बहुत लोगों को डाउट होता है, ठीक है, डाउट इन द सेंस कि सर हमने तो आंसर पूरा लिखा था, हमने 200 नंबर 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, हमने पूरे 2.5 पेज 3 पेज लिख के आए थे, हमको मार्क्स नहीं मिला, हमको 12 नंबर मिला या 14 नंबर शायद मिला होगा उसमें, इसलिए हमारे स्कोर ओवरऑल स्कोर कम हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं पहली चीज कि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते हैं उनका हिंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, उसके बाद लिखना कैसे वो आप लोगों को बता दूंगा। सो द फर्स्ट हिंट इज, आप लोगों को बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा था बट आंसर नहीं मिला। तो जनरली स्कोर अगर आप लोगों को करना है, अच्छे स्कोर लाने हैं, मतलब स्कोर 10 में से सपोज आपको 8-9 नंबर तक थ्योरेटिकल में ले आने, उसके लिए सबसे पहला होता है आंसर जो आप लोग लिखते हैं, ठीक है, उसको आप पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने से अच्छा है आप लोग इसको A-B-C ऐसा कुछ नंबरिंग दे सकते हैं, या 1 2 3 इस तरीके से आप लोगों को अपने पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। तो सबसे पहला हिंट है अच्छे स्कोर लाने का कि आप लोग पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। दैट मीन्स पॉइंट वाइज करने का सेंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा या चल कोई और सब्जेक्ट का, मैकेनिक्स का मैं एग्जांपल ले लेते हैं। मैकेनिक्स के सपोज कोई थ्योरी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसमें आपको बोलता है फोर्स को आपको एक्सप्लेन करना है विद ऑल द 3 लॉज ऑफ मोशन। तो अगर आप लोग लिखते हैं तो फोर्स के लिए, ठीक है, तो फोर्स का पहले शॉर्ट ऑफ आ जाता है कि एक आपने लिख दिया कि उसका डेफिनेशन आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। सेकंड आपने लिखा है वो उसके सपोज अपने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताना है या फोर्स के बारे में आपको 4 नंबर अलॉट किया गया है, एंड देन लॉज ऑफ मोशन में आपको 4 नंबर अलॉट किया है। एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है, ऐसा जनरली 4-4 वाला पैटर्न नहीं होता, 10 15 20 वाला जनरल पैटर्न चलता है उसमें एसएससी में। तो अगर आप लोगों ने 4 नंबर आप लोगों के फोर्स के लिए तो सिर्फ डेफिनेशन लिखने से आपको हार्डली 2 मार्क्स ही मिलेंगे, बाकी 2 नंबर आपको और चाहिए। तो सपोज आपने इतना बड़ा पैराग्राफ भी लिख दिया, सपोज 6 लाइन का, तो उसमें जनरली होता ये है चेकर जो है वो कंटेंट को नहीं जज कर पाता, ठीक है। दैट मीन्स वो पूरा का पूरा जनरली नहीं पढ़ेगा। अगर आपने उसको किसी चीज में हाईलाइट कर रखा है, पहली चीज तो आपको रेड पेन यूज नहीं करना है, ऑरेंज कलर का पेन या पिंक कलर का कोई भी पेन ऐसा यूज नहीं करना है, ठीक है। जब आप लोग आंसर लिखेंगे तो आप सिर्फ यूज कर सकते हो तो ब्लू बॉल पेन आप लोग को यूज करना है एंड ब्लैक बॉल पेन आप लोग यूज कर सकते हो। तो ब्लैक बॉल पेन से सपोज आपने हाईलाइट किया तो वो एक पॉइंट बनता है आपके आंसर लिखने का। अगर आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन वाला या हाईलाइटर वाला कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास, उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, पैराग्राफ में लिखना, और जो पॉइंट आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से लिखना चाहते हैं उनको आप लोग पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, हमने लिख दिया कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को, बट लिखना आप लोगों को फुल है। सेकंड आप लोग लिख सकते हैं यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। तो अगर आप लोग पैराग्राफ में लिखते हैं या पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट में देखिएगा क्या होता है, पैराग्राफ आपने 5 लाइन लिख दिया, ठीक है, चेकर को लेकर क्या है वो शॉर्ट ऑफ एक ही पॉइंट आपको उनको शो होता है, ओके। बेसिकली एक चेकर की मेंटेलिटी आप लोगों को बता रहा हूं, जो आप लोगों के आंसर कॉपी चेक करेंगे, इससे क्या होता है, यहां पे देखिएगा उनको अब कैसा काउंट होगा, वहां पे उनको लगा कि आपने 1 पॉइंट लिखा हुआ है, बट अभी क्या दिख रहा है, यहां पे आपने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है।
तो लेटर से इसमें आपको मिल गया एक नंबर, इसमें आपको मिल गया एक नंबर। ओके, ओवरऑल सपोज आपको फोर्स का डेफिनेशन लिखना था, आपको कितने नंबर मिल गए? 2 + 1 + 1 ओवरऑल 4। ठीक है, तो ये पॉइंट में लिखने का आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ? अगर आप उसको पैराग्राफ शॉर्ट ऑफ लिखते, ठीक है, भले 3 लाइन या 4 लाइन ही लिख देते, उनको लगता वो एक लाइन है, तो आपके ये वाले जो नंबर है, सपोज एक नंबर, ठीक है, वो अभी भी रिड्यूस रहता। बट आपने अगर पॉइंट वाइज लिख दिया है तो आपको डेफिनेटली इसके एक नंबर मिल सकते हैं, इसके एक नंबर मिल सकते हैं, आपको ओवरऑल 4 में से 4 मिल गए। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जब भी आप लोग कोई ऐसा पॉइंट वाइज आपको पूछ रहा है या कोई भी सॉल्यूशन थ्योरेटिकल को आपको आंसर लिखना है, उसमें पहला आपका मेन मोटो होना चाहिए पॉइंट वाइज आंसर। ठीक है, हिंट में मैंने यहां पे दिया था, वही चीज सेम चीज यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज द पॉइंट वाइज आंसर। ओके, सेकेंड पॉइंट, आपको कंटेंट को, ठीक है, अब ये तो पॉइंट हमारा पहला हो गया। दूसरा पॉइंट आता है हिंट में या अच्छा स्कोर करने के लिए, वो होता है रिगार्डिंग सब हेडिंग। ठीक है, अब व्हाट इज दिस सब हेडिंग? चलिए इसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। यहां पे हमने फोर्स के बारे में लिखना था, ठीक है, ये एग्जांपल देके समझा रहे, समझ बोलेगा कि सिर्फ फोर्स के बारे में क्यों बोल रहे हो, जस्ट एग्जांपल है। फोर्स के बारे में आपने डेफिनेशन लिख दिया, आपको 2 नंबर मिल गया। अब सपोज इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए उस पे पूछा हुआ है कि रिगार्डिंग व्हाट इज फोर्स का आपने डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके बारे में सपोज पूछ लिया है। थर्ड आपको पूछा हुआ है रिगार्डिंग द यूनिट ऑफ फोर्स। तो अभी आपका आंसर इस सेंस में अब कैसे बनता? तो इस पॉइंट के लिए मैं बता दूं, पॉइंट नंबर 2 के लिए, ठीक है, आप लोग का सॉल्यूशन कैसे बनता कि आपको सब हेडिंग देनी है। अब इस सब हेडिंग क्या होते हैं? अभी हमने यहाँ पे इसको स्टेटमेंट में लिखा था। ओके, अब आप लोग क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ फोर्स, ठीक है, इज अ, ठीक है, यहां पे आपने इसको सब हेडिंग दे दिया, दैट मींस अंडरलाइन कर दिया एक पॉइंट में। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे आप लिखेंगे कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। अब इसी में क्या हो जा रहा है कि थर्ड आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपका सब हेडिंग क्या बन जाता है? ये यूनिट ऑफ फोर्स, ये आपका एक सब हेडिंग बन गया। इसमें आपने क्या लिख दिया आंसर में कि यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉइंट वाइज भी हो गया आपका, सब हेडिंग भी हो गया। तो अब ओवरऑल जो चेकर है या जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको दिख रहा है कि आपने पॉइंट वाइज आंसर लिखा है, और ये जो सब हेडिंग है, ठीक है, सब हेडिंग से क्लियर कट पता उसको चल जा रहा है कि आपने जो क्वेश्चन में 2 चीजें और पूछी गई हैं रिगार्डिंग कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, सब हेडिंग देने से क्लियर कट है कि आपने वो चीजों को अटेम्प्ट किया है, आपने लिखा है। ठीक है, तो ये भी दिखाना जरूरी कि हमने क्या क्या चीजें आंसर शीट में लिखी हुई हैं। ओके, पैराग्राफ लिखने में कुछ चीजें हिडन रह जाती, पूरा का पूरा इतना कोई चेक करते या पढ़ते ना बैठा हो। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि हाँ हमने इन चीजों को अटेम्प्ट किया है। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग थ्योरी का कुछ भी आंसर लिखते हैं तो ये जो सब हेडिंग वाली चीजें हैं, ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल आंसर्स। आपको किसी का फंक्शन पूछा है, किसी की प्रॉपर्टी पूछी हुई है, ठीक है, किसी की वैरायटीज पूछी, किसी के टाइप्स पूछे, किसी के क्लासिफिकेशन पूछी, तो ये वाला तो टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज या आपने फंक्शंस लिखने या कैरेक्टरिस्टिक लिखनी किसी चीज के लिए पॉइंट वाइज, वो आपका सेकंड टॉपिक हो जाता है। थर्ड थिंग इज क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली लोग चाहते हैं कि अगर हमने सब हेडिंग भी दिया है, पॉइंट वाइज लिख रहे हो, बट उसको कुछ ज्यादा ही आपको एक्सपैंड करके नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितने मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को आंसर पूछा हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट इज क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये हो रहा है, जैसे मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा,
फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आपको इसमें वेक्टर क्वांटिटी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में वो चीज नहीं पूछी गई है। ओके, तो क्वालिटी कंटेंट कहने का सेंस ये है कि मुझे जो पूछा गया है सिर्फ मुझे वही लिखना है। आपको लगता है कि मैं आंसर को थोड़ा सा और एलोबरेट कर लूं, बढ़ा लूं, तो उससे सिर्फ आपको नुकसान ये है कि आपने थोड़ा सा ज्यादा टाइम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे दिए हो। तो बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आपको टाइम बचा के चलना है। ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फॉर दिस 5 क्वेश्चंस आपको पर क्वेश्चन 60 मार्क्स हैं, और इन 5 क्वेश्चंस के भी 3 या 4 डिविजन्स होते हैं। ABCD 1 2 3 4 या 1 2 3 भी हो सकता है। 4 डिविजन्स होंगे तो 15-15 मार्क्स के होते हैं जनरली। 3 डिवीजन होंगे तो 20-20 मार्क्स से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको सोच के लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लिख दूंगा तो आपको सिर्फ उस 20 नंबर के लिए आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, जबकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में भी एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है रिगार्डिंग जो डिप्लोमा वाले हैं, तो उनके लेवल के आपके मॉडरेट, जो उन्होंने सॉर्ट ऑफ डिप्लोमा के टाइम पे जो मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन जनरली देखा होगा या सॉल्यूशन बनाया होगा, पढ़ा होगा, वैसे क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो डिग्री वालों को थोड़ा फायदा ये रहता है कि वो समहाउ जो थ्योरेटिकल चीजें हैं डिप्लोमा वाले से थोड़ा सा हाई लेवल का जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, बट डिग्री वालों को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि उनको जैसा वो अपना सॉल्यूशन या आंसर लिखते थे ड्यूरिंग देयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उतने लंबे आंसर आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, आपको शॉर्ट ऑफ एक डिप्लोमा लेवल का लिखना है। दैट मीन्स अगर आप लोग 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर आप 150 to 200 मार्क्स के आंसर लिखते थे, दैट मीन्स 1.5 to 2 पेजेस ऑफ द आंसर शीट। ठीक है, तो उतना आपको नहीं लिखना है, आपको हार्डली 1 पेजेस ही लिखना है। दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए उतना ही सफिशिएंट हुआ करता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट ऑफ डिप्लोमा वालों की मेंटेलिटी लेके आपके सॉल्यूशन को बनाना है। ओके, चलिए चौथी चीज आ जाती है, याद आपको क्या रखना है रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड, ये जनरली लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके कुछ एडिशनल बेनिफिट। अगर आप बोला जाए कि बोनस, आपको अगर बोनस चाहिए इस क्वेश्चन में, आपने कंटेंट सपोज नहीं लिखा है बट उस कंटेंट में से कुछ चीजें आपकी बोनस शॉर्ट ऑफ मिलती है, तो आपको मिलता है एग्जाम्पल से। किस तरीके का कि लाइक अगर यहाँ पे पूछा हुआ है फोर्स के बारे में, ठीक है, डेफिनेशन आपने लिख दिया, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप, ठीक है, एग्जाम्पल। अब ये जो एग्जाम्पल है दैट में बी अ फिगर। ठीक है, फिगर के थ्रू आप किसी चीज को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकेंड इज बाय वर्ड्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मीन्स यूज करके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो ये आपका एक एडिशनल बेनिफिट, एक बोनस हो जाता है आपको आंसर लिखने में। ठीक है, अब एक पॉइंट और बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग, आपने सभी चीज लिख दिया, पॉइंट वाइज आंसर लिख दिया, सब हेडिंग लिख दिया, क्वालिटी कंटेंट आपने यूज किया हुआ है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को बताया था, लास्ट जो भी होना चाहिए उसका एक फाइनल कंक्लूजन आपको जरूर लिखना है। ये आपका थ्योरेटिकल में प्लस न्यूमेरिकल में दोनों में फॉलोअप होता है। ठीक है, तो लास्ट इज अ कंक्लूजन स्टेटमेंट। ठीक है, और कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही इसका कुछ सॉल्यूशन, जो आंसर आप लोग लिख रहे हैं उसको आप लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन किस तरीके से हो सकता है, अगर आपने प्रॉपर्टीज के बारे में या पर्टिकुलर किसी प्रोसेस के बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकलता है कि उससे हमको क्या बेनिफिट हुआ, या उसके सपोज अगर ड्रॉबैक्स एंड एडवांटेजेस पूछा है तो वो कहानी अलग है। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज ही लिखना है। बट रिगार्डिंग कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अगर आपको क्वेश्चन आता है, पूरे टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट ऑफ एक कंक्लूजन स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। जैसे फोर्स में हमने लिखा था कि हमने ये सब चीजें लिख दी, ठीक है, उससे हम लिख सकते हैं फोर्स इज यूज्ड इन एवरी पार्ट्स ऑफ द मैकेनिक्स। ठीक है, कंक्लूजन शॉर्ट ऑफ ये देयरफॉर स्टेटमेंट जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये ट्रिपल डॉट लेके देयरफॉर वाला जो स्टेटमेंट आप लोग कंक्लूजन स्टेटमेंट यूज करते हो, वैसा स्टेटमेंट आप लोग दे सकते हो फॉर योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आल्सो एट द एंड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग थ्योरी में आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा।
आपको अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने फॉलो अप किया था और उससे मुझे अच्छे स्कोर मिले थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कहीं से पढ़ के इन चीजों को बता रहा हूं, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जो लाइव सेशन होते हैं उसमें मुझे पूछते हैं लोग कि सर किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, स्कोर कैसे आएगा, क्या होता है, उन्हीं सब के लिए मैं ये सब वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली इन फॉर योर एसएससी जे एग्जामिनेशन, जो सेमेस्टर यूनिवर्सिटी वाले भी अगर कोई कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है कि इस तरीके से अगर आप लोग आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट पीएससी का, पीसीएस का, या आप लोग एसएससी जेई का, या आप लोग ईएससी भी अटेम्प्ट करते हो, तो इस तरीके का सॉल्यूशन लिखने में आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आउट ऑफ 100% ऐसे थ्योरी में जनरली 100 आउट ऑफ 100% आपको स्कोर कोई चेकर अलॉट नहीं करता। डेफिनेटली 85 to 90 तक का स्कोर एटलीस्ट आप लोगों का आ ही जाएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, मैंने किया है, मुझे मिला है। बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वीडियो को सोच रहा था इसको वीडियो को पहले बताऊं, बट अभी मैं इन चीजों को शेयर करना चाह रहा हूं। मैंने भी जो 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता था उसमें 255 to 216 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, जिसमें मुझे अभी भी याद है, दैट इज 7 year बैक इशू, बट मुझे अभी भी याद है एक न्यूमेरिकल मेरा गलत हुआ था 15 मार्क्स का। ठीक है, वो आप उसमें से रिड्यूस कर लीजिए, बाकी जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था उसमें मुझे 270 मार्क्स स्कोर हुए थे। दैट मीन्स 85% मैंने स्कोर कर लिया था जितना मैंने अटेम्प्ट किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो न्यूमेरिकल का इशू मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया है, प्लस ये जो थ्योरेटिकल वाली चीजें हैं, ठीक है, ऐसा ही अगर आप लोग फॉलो अप रखते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का स्कोर आएगा और आप लोग अच्छे स्कोर लेके अच्छा डिपार्टमेंट अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल वाली चीजों में आज के वीडियो में इतना ही। और भी मेन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोड्यूस करूंगा, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल बनाने हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है और किस अच्छे स्ट्रैटेजी से आप इजीली एग्जाम क्रैक करके अच्छा डिपार्टमेंट अचीव कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।